हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस 444 सेशन। आज के सेशन में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं SA 550, जिसका की नाम है रिलेटेड पार्टी। तो स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड द ट्रांजेक्शन वाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें कुछ टर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू SA 550। तो सबसे पहले कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कंट्रोल इज द पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज। अब इसका मतलब समझिए, फॉर एग्जांपल ए नाम की एक एंटिटी है, वो बी एंटिटी में मोर देन 50% तक का ओनरशिप रखती है। तो ए लिमिटेड के पास यहाँ पे बी लिमिटेड की फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज को डिक्टेट करने का यहाँ पे चांस है। वो बिल्कुल आराम से ए लिमिटेड जो बी लिमिटेड की फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज को डिक्टेट कर सकती है और अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज कर सकती है। क्यों? क्योंकि ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड की मोर देन 50% तक की ओनरशिप है। तो ये चीज इधर आपको समझनी है। दूसरा यहाँ पे टर्म आता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होने के लिए मोर देन 50% होना जरूरी नहीं है। 20% से लेके 50% अगर तक है आपका ओनरशिप है किसी पर्टिकुलर एंटिटी में। अब इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि अगर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के यहाँ पे अगर मोर देन 20% एंड अप टू 50% तक की ओनरशिप है, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कंट्रोल तो नहीं कर पाएगी, लेकिन ए लिमिटेड का यहाँ पे वो आराम से पार्टिसिपेट कर सकती है इन द डिसीजंस ऑफ द बी लिमिटेड। विच डिसीजंस? फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज के डिसीजंस है, जो भी उनके मेजर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो ए लिमिटेड उनके हर एक मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन वो उनको डिक्टेट नहीं कर सकती कि क्या फाइनल डिसीजन लेना है नहीं लेना है। लेकिन वो अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है हर एक डिसीजन में ऑफ द बी लिमिटेड। तो ये होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखना, लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकती ओवर दी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ दी बी लिमिटेड। अब नेक्स्ट देखिए, रिलेटेड पार्टीज विद दी डोमिनेंट इन्फ्लुएंस। अब इसका मतलब क्या होता है कि पर्सन जो डायरेक्टर तो नहीं है, कोई पोजीशन तो होल्ड नहीं करता कंपनी में, लेकिन वो मैनेजमेंट उसकी सारी बातें मानता है कि जो भी वो पर्सन बोलता है। यानी उस पर्सन का इतना इन्फ्लुएंस है, इतना उसकी चलती है उस पर्टिकुलर कंपनी के डिसीजंस में। भले ही वो यहाँ पे कोई भी ऐसा डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं रखता, ना ही वो डायरेक्टर है, ना ही कोई उसके पास ओनरशिप है, लेकिन उस पर्सन का इतना यहाँ पे चलता है, उसकी से इतनी है कि उसका डोमिनेंट इन्फ्लुएंस यहाँ पे मैनेजमेंट के ऊपर रहता ही है। तो रिलेटेड पार्टी में बी इन अ पोजीशन, यानी ऐसी रिलेटेड पार्टी जिसकी पोजीशन ही ऐसी है, उसकी पोजीशन के हिसाब से वो एक्सर्ट कर सकती है डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ओवर द एंटिटी और इट्स मैनेजमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ द एबिलिटी। यानी उसकी पोजीशन ऐसी है, उसकी एबिलिटी ऐसी है कि भले ही वो डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं कर रही है, यानी कोई ओनरशिप नहीं है या फिर कोई उसका ऐसे कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी पोजीशन के थ्रू, अपनी एबिलिटी के थ्रू यहाँ पे उस कंपनी के, उस एंटिटी के मैनेजमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। और नेक्स्ट देखिए, स्पेशल पर्पस एंटिटी एज रिलेटेड पार्टी। अब क्या होता है, कई बार जो रिपोर्टिंग एंटिटी होती है, यानी जिसका ऑडिट हो रहा होता है, वो खुद ही एक अलग से टेम्पररी बेसिस के लिए, स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे कोई एंटिटी को फॉर्म करती है फॉर दी स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स। भले ही वो रिपोर्टिंग एंटिटी जिसकी ऑडिट हो रही है, वो कंपनी डायरेक्ट इस स्पेशल पर्पस एंटिटी में कोई भी कंट्रोल नहीं रखती, लेकिन फिर भी पर्टिकुलरली सारा इनडायरेक्ट जो कंट्रोल होता है वो इसी रिपोर्टिंग एंटिटी के पास होता है, इस स्पेशल पर्पस एंटिटी का। तो इसको बोलते हैं, ये भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी उस रिपोर्टिंग एंटिटी की, भले ही डायरेक्टली ऑन पेपर्स, ऑन डॉक्यूमेंटेशन कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा हो। तो देखिए, स्पेशल पर्पस एंटिटी में भी रिलेटेड पार्टी यानी हो सकती है ऑफ द एंटिटी, एंटिटी मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी जिसकी ऑडिट हो रही है, बिकॉज द एंटिटी में इन सब्सटेंस कंट्रोल, यानी डायरेक्टली भले ही ना हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो कंट्रोल कर रही है सारे डिसीजंस को, सारे ट्रांजेक्शंस को ऑफ द स्पेशल पर्पस एंटिटी। इवन इफ द एंटिटी ओन्स लिटिल, या फिर बिल्कुल भी नहीं, या तो थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है या तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ वो जो स्पेशल पर्पस एंटिटी है वो उसकी रिलेटेड पार्टी हो जाएगी, क्योंकि इनडायरेक्टली वो उसके सारे डिसीजंस को कंट्रोल कर रही है। तो देखिए, अब नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन और रिलेशनशिप क्या होता है। तो दो तरीके से नेचर होता है कि पहले तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कैरी नो हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट स्टेटमेंट। यानी देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई मना ही नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग कि आप रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ इनहेरेंट रिस्क होती है कि आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन, आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन बन जाते हैं। तो पहला तो यहाँ पे नेचर ये होता है कि यहाँ पे कोई भी हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होगा ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन सिमिलर ट्रांजेक्शन विद द अनरिलेटेड पार्टी। तो नेचर एक तो ये हो सकता है कि कोई भी यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं होगा। दूसरा ऑब्वियस सी बात है कि जब अगर कोई एंटिटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करती है,
तो यहाँ पे नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड द ट्रांजेक्शन गिव राइज टू हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट देन द ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी। अब इसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे रिलेटेड पार्टी होने के कारण आर्म्स लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, कई बार बहुत हायर वैल्यू पे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि मार्केट वैल्यू से बिल्कुल भी आसपास नहीं होते हैं। तो इसके कारण जो ट्रांजेक्शन है रिलेटेड पार्टी के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए अब ऑडिटर का काम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड द ट्रांजेक्शन। तो ऑडिटर क्या करेगा, द ऑडिटर शल इंक्वायरी, वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर इज इंक्वायरी। तो ऑडिटर सबसे पहले इंक्वायरी करेगा ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि ऑडिटर को थोड़ी पता होगा कि उस एंटिटी की कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज हैं, उनके साथ कौन, सबसे पहले तो यही देखेगा ना रिलेटेड पार्टी कौन सी है, वो पता लगाने के बाद ही वो देखेगा उन रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला काम ऑडिटर करेगा इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट एंड परफॉर्म द अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल्स इफ एनी दैट द मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टू आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। अगेन वही मैं चीज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो ये देखिएगा कि रिलेटेड पार्टी है कौन कौन सी, उनको आइडेंटिफाई करेगा, अकाउंट फॉर करेगा, डिस्क्लोजर देगा उसको उस पर्टिकुलर एफआरएफ के अकॉर्डिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड द ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद द एफआरएफ, यानी इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज हैं, उनके साथ ट्रांजेक्शन कौन से हो रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उनका डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली एएस इंड एएस के अकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये ऑडिटर देखेगा। दूसरा स्टेप ऑडिटर करेगा ऑथोराइज एंड अप्रूव द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस एंड द अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी। जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं प्रॉपर्ली ऑथोराइज अप्रूवल के बाद ही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। थर्ड स्टेप ऑडिटर देखेगा कि ऑथोराइज एंड अप्रूव द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस एंड द अरेंजमेंट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में तो ये है कि जो भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो प्रॉपर्ली ऑथोराइज और अप्रूव है कि नहीं है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है और आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है पर्टिकुलर एंटिटी का, तो उस बिजनेस से हटके बिल्कुल वो अलग कोई काम कर रही है, आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है जो कि रिलेटेड पार्टी के साथ है, तो क्या वो ट्रांजेक्शन ऑथोराइज और अप्रूवल के बाद हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। तो ये तीन चीजें यहाँ पे ऑडिटर देखेगा, ये ऑडिटर का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा एज पर SA 550। तो स्टूडेंट्स ये था इसका क्विक रिवीजन SA 550 का। तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।